तेनालीराम के 3 सिक्के जिन्होंने दरबार में तूफान ला दिया। विजयनगर का दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। महाराजा कृष्णदेवराय अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके अष्टदिग्गज मंत्री महत्वपूर्ण राजकीय विषयों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार में उस दिन बहस का मुद्दा था, एक महान और स्थायी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? सेनापति ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि सैन्य शक्ति ही किसी राज्य का सबसे बड़ा स्तंभ है। एक शक्तिशाली सेना के बिना कोई भी साम्राज्य अपनी सीमाओं और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। कोषाध्यक्ष ने असहमति जताते हुए कहा, सेनापति जी, सेना को भी चलाने के लिए धन चाहिए। एक भरा हुआ राजकोष ही साम्राज्य की रीढ़ होता है। धन के बिना न सेना है न समृद्धि। तभी राजगुरु तथाचार्य, जो स्वयं को दरबार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति मानते थे और तेनालीराम से भीतर ही भीतर जलते थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा, आप सब भौतिक वस्तुओं की बात कर रहे हैं। साम्राज्य का असली स्तंभ धर्म और राजा का दैवीय अधिकार है। जब प्रजा धर्म का पालन करती है और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसकी हर आज्ञा का पालन करती है, तभी राज्य में शांति और स्थायित्व आता है। महाराज कृष्णदेवराय ने सबकी बातें सुनी। उनकी नजरें तेनालीराम को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह एक कोने में शांत खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। तेनालीराम, महाराज ने पुकारा, इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरा दरबार अपनी राय दे चुका है, सिवाय तुम्हारे। क्या तुम मौन रहकर ये स्वीकार कर रहे हो कि इन तीनों में से ही कोई एक उत्तर सही है? तेनालीराम आगे बढ़े। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। राजगुरु ने तंज कसा, इसके पास कहने को होगा ही क्या? ये तो बस हंसी मजाक करना जानता है। राजकाज की गहरी बातें इसके समझ से परे हैं। तेनालीराम ने राजगुरु की बात को अनसुना कर दिया और अपनी कमर में बंधी छोटी सी पोटली खोली। उन्होंने उसमें से 3 साधारण, पुराने और घिसे हुए तांबे के सिक्के निकाले और उन्हें अपनी हथेली पर रखकर महाराज के सामने कर दिया। महाराज, तेनालीराम ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, एक महान साम्राज्य का रहस्य इन 3 सिक्कों में छिपा है। ये 3 सिक्के इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनकी कीमत आपके पूरे खजाने से भी ज्यादा है। ये सुनते ही दरबार में जैसे तूफान आ गया। हर कोई हंसने लगा। सेनापति ने कहा, यह क्या पागलपन है? 3 घिसे हुए तांबे के सिक्के हमारे खजाने से ज्यादा कीमती कैसे हो सकते हैं? राजगुरु तो क्रोध से लाल हो गए। धृष्टता की भी हद होती है। तेनालीराम, तुमने महाराज और पूरे दरबार का अपमान किया है। ये सिक्के नहीं, तुम्हारा खोखला दिमाग है। महाराज, इसे इस गुस्ताखी के लिए दंड मिलना चाहिए। महाराज कृष्णदेवराय भी हैरान थे, लेकिन वे जानते थे कि तेनालीराम कोई भी बात बिना कारण के नहीं कहते। उन्होंने माहौल को शांत करते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हें अपनी बात साबित करनी होगी। अगर तुम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये 3 साधारण सिक्के ही साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, तो राजगुरु तुम्हें जो दंड देंगे वो हमें स्वीकार होगा। तेनालीराम ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने पहला सिक्का उठाया। महाराज, यह है पहला सिक्का। उन्होंने सिक्के को ऊंचा करते हुए कहा, इस पर बना धुंधला सा निशान हमारे महाराज का है। यह सिक्का राजा का प्रतीक है, लेकिन यह सिर्फ राजा के पद का नहीं, बल्कि राजा के न्याय और कर्तव्य का प्रतीक है। यह इस बात का स्तंभ है कि राजा अपनी प्रजा के लिए कितना समर्पित है, उसका न्याय कितना निष्पक्ष है और वह अपनी प्रजा के सुख दुख को कितना अपना समझता है। अगर राजा न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, तो सबसे शक्तिशाली सेना और सबसे भरा हुआ खजाना भी साम्राज्य को बिखरने से नहीं रोक सकता। दरबार में एक गहरी शांति छा गई। तेनालीराम की बात में वजन था। फिर उन्होंने दूसरा सिक्का उठाया। यह है दूसरा सिक्का। तेनालीराम बोले, यह किसी सेठ या साहूकार का नहीं,
बल्कि एक साधारण किसान के हाथ से होकर आया है। ये सिक्का प्रजा का प्रतीक है। ये प्रजा के परिश्रम और विश्वास का स्तंभ है। जब प्रजा मेहनत करती है तो राजकोष भरता है। जब प्रजा अपने राजा पर विश्वास करती है तो सेना में लड़ने के लिए सैनिक मिलते हैं और राज्य में शांति बनी रहती है। अगर प्रजा का विश्वास टूट जाए तो राजा सिंहासन पर बैठकर भी अकेला और शक्तिहीन हो जाता है। अब दरबारियों के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। राजगुरु की बेचैनी बढ़ने लगी थी। अंत में तेनालीराम ने तीसरा और आखिरी सिक्का अपनी हथेली पर रखा। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, और ये महाराज, यह है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिक्का। ये न तो राजा का है और न ही प्रजा का। सब उत्सुकता से देखने लगे। तो फिर ये किसका है? महाराज ने पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, ये सिक्का विवेक का है। ये उस समझ, उस सही गलत की परख का प्रतीक है जो राजा और प्रजा दोनों के पास होनी चाहिए। ये वो सेतु है जो पहले दो स्तंभों को जोड़ता है। ये राजा को याद दिलाता है कि उसका कर्तव्य क्या है और प्रजा को सिखाता है कि उसका विश्वास कहाँ होना चाहिए। ये विवेक ही है जो राजा को निरंकुश होने से रोकता है और प्रजा को अंधविश्वासी या विद्रोही होने से बचाता है। बिना विवेक के न्याय क्रूरता बन जाता है, परिश्रम गुलामी बन जाता है और विश्वास अंधभक्ति बन जाता है। अपनी बात समाप्त करते हुए तेनालीराम ने कहा, इसलिए महाराज, एक महान साम्राज्य की नींव इन तीन स्तंभों पर टिकी है। एक न्यायप्रिय राजा, एक विश्वासी प्रजा और उन दोनों को जोड़ने वाला विवेक। ये तीन सिक्के इन्हीं तीन स्तंभों के प्रतीक हैं और इसीलिए इनकी कीमत किसी भी तजाने से कहीं ज्यादा है। तेनालीराम की व्याख्या सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, वे अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। महाराज कृष्णदेवराय अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और उनकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर तेनालीराम को गले लगा लिया। तेनालीराम, महाराज ने भरे हुए गले से कहा, आज तुमने तीन साधारण सिक्कों में शासन और जीवन का इतना गहरा सार समझा दिया जो बड़े बड़े ज्ञानी अपने ग्रंथों में भी नहीं समझा पाते। तुमने कोई तूफान नहीं लाया, बल्कि हमारे दिमाग में चल रहे भ्रम के तूफान को शांत कर दिया है। राजगुरु तथाचार्य का चेहरा देखने लायक था। उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। उनकी विद्वत्ता तेनालीराम की सरल लेकिन गहरी बुद्धिमानी के सामने बौनी साबित हो गई थी। उस दिन के बाद से वे तीन सिक्के विजयनगर के शाही टजाने में सबसे अनमोल वस्तु के रूप में संजोकर रख दिए गए, जो हमेशा याद दिलाते कि एक साम्राज्य की असली ताकत तोपों, तलवारों या सोने में नहीं, बल्कि न्याय, विश्वास और विवेक के संतुलन में होती है। बीरबल के पास आई एक चिट्ठी, अगर पढ़ी तो जान जाएगी। मुगलिया सल्तनत के विशाल और भव्य दरबार में बादशाह अकबर अपने नवरत्नों से घिरे राजकाज के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा था। मखमली कालीन, सोने चांदी की नक्काशी वाले खंभे और रेशमी पर्दों से दरबार की रौनक देखते ही बनती थी। माहौल गंभीर था, पर बादशाह के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसका कारण उनके बगल में बैठे उनके प्रिय सलाहकार बीरबल थे। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी की धाक न सिर्फ आगरा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में थी। उनकी इसी काबिलियत के कारण कुछ दरबारी मन ही मन उनसे ईर्ष्या करते थे, खासकर ख्वाजा सरा, जो खुद को बीरबल से अधिक बुद्धिमान समझते थे और हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का कोई न कोई मौका तलाशते रहते थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात एक सिपाही हामफता हुआ अंदर आया। उसकी घबराहट देखकर सभी दरबारी चौंक गए। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और बोला, आलम पनाह, एक घुड़सवार एक अजीब सा पैगाम लेकर आया है। वो अपना नाम या पता बताने को तैयार नहीं है और उसका कहना है कि ये चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ राजा बीरबल के लिए है। अकबर ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या खास बात है इस चिट्ठी में जो तुम इतने घबराए हुए हो? सिपाही ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह,
उस घुड़सवार ने कहा है कि इस चिट्ठी को अगर बीरबल ने खुद पढ़ा तो उनकी जान चली जाएगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी दहशत घुल गई। जो दरबारी बीरबल से जलते थे, उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल का घमंड चूर चूर हो जाएगा। ख्वाजा सरा ने मन ही मन सोचा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखें, बीरबल अपनी जान बचाता है या अपनी बुद्धिमानी का दम भरता है। अकबर का माथा चिंता की लकीरों से भर गया। उन्होंने उस घुड़सवार को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। एक नकाबपोश, लंबे चौड़े कद का व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती का भाव था। उसने आगे बढ़कर एक लिपटी हुई चिट्ठी बीरबल की ओर बढ़ा दी। अकबर ने गरज कर कहा, कौन हो तुम और ये क्या बेहुदगी है? तुम हमारे सबसे काबिल मंत्री की जान लेने की धमकी दे रहे हो। नकाबपोश ने बिना डरे जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, जरूरी है ये पैगाम। बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे सुनकर ही मैंने ये चुनौती दी है। चिट्ठी में एक संदेश है जिसे जानना सल्तनत के लिए बेहद जरूरी हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि अगर बीरबल ने इसे खोला और पढ़ा तो उनकी मौत निश्चित है। अब ये बीरबल पर है कि वे अपनी जान बचाते हैं या अपनी सल्तनत के प्रति वफादारी निभाते हैं। ये कहकर वो नकाबपोश तेजी से मुड़ा और दरबार से बाहर निकल गया। सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते ही घोड़े पर सवार होकर आंखों से ओझल हो गया। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी। चिट्ठी उनके सामने मेज पर रखी थी, मानो कोई यमदूत उनकी परीक्षा लेने आया हो। अकबर ने चिंतित स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हें ये चिट्ठी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। ख्वाजा सरा ने तंज कसते हुए कहा, जहां पनाह, लगता है आज बीरबल की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। जान सबको प्यारी होती है, हार मान लेने में ही भलाई है। अन्य चापलूस दरबारी भी ख्वाजा की हां हाम मिलाने लगे। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। बीरबल शांत बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही कोई घबराहट। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट देखकर अकबर को थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुमने कोई हल सोच लिया है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, जब तक आपका सेवक बीरबल आपके पास है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दुश्मन ने जाल तो बहुत होशियारी से बुना है, लेकिन वो ये भूल गया कि हर ताले की चाबी होती है। ख्वाजा सरा ने फिर ताना मारा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। बीरबल, चिट्ठी पढ़कर दिखाओ तो जाने। बीरबल ने ख्वाजा की ओर देखा और कहा, ख्वाजा साहब, सब्र का फल मीठा होता है, आप बस देखते जाइए। इसके बाद बीरबल अपनी जगह से उठे और उस चिट्ठी को हाथ में लिया। उन्होंने चिट्ठी को खोला नहीं, बल्कि उसे लेकर दरबार के एक कोने में खड़े एक सिपाही के पास गए। वो सिपाही अनपढ़ था और ये बात पूरा दरबार जानता था। बीरबल ने उस सिपाही से कहा, राम सिंह, तुम इस चिट्ठी को जोर से पढ़कर पूरे दरबार को सुनाओ। राम सिंह ने घबराकर कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो पढ़ लिख नहीं सकता, मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? बीरबल मुस्कुराए और फिर ख्वाजा सरा की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब, आप तो पढ़े लिखे और ज्ञानी हैं, क्या आप सल्तनत की भलाई के लिए इस चिट्ठी को पढ़कर नहीं सुनाएंगे? ख्वाजा सरा का चेहरा पीला पड़ गया। जान का खतरा वो मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं, ये चिट्ठी तुम्हारे लिए आई है, इसे तुम ही पढ़ो या किसी और से पढ़वाओ। अब बीरबल बादशाह अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, चिट्ठी भेजने वाले की शर्त यह थी कि अगर मैंने इसे पढ़ा तो मेरी जान जाएगी। मैं इस चिट्ठी को पढ़ूंगा नहीं, बल्कि अपने कानों से सुनूंगा। संदेश भी मालूम हो जाएगा और शर्त भी नहीं टूटेगी। फिर बीरबल ने अपने एक विश्वास पात्र पढ़े लिखे मुंशी को बुलाया और उसे वह चिट्ठी पढ़ने का आदेश दिया।
मुशी ने चिट्ठी खोली और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, बीरबल, मुझे पता था कि तुम इस चिट्ठी को खुद नहीं पढ़ोगे और अपनी बुद्धिमानी से कोई न कोई रास्ता निकाल ही लोगे। मैं तुम्हारे ही एक पुराने मित्र का भेजा हुआ दूत हूं। हमारे राज्य पर पड़ोसी मुल्क ने हमला करने की साजिश रची है और वे अगले हफ्ते उत्तर की ओर से हमला करेंगे। यह सूचना आप तक पहुंचाना जरूरी था, लेकिन खतरा यह था कि यह चिट्ठी गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए यह तरीका अपनाना पड़ा। हमें आपकी मदद की जरूरत है। संदेश सुनते ही पूरे दरबार में शांति छा गई। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और प्रशंसा का भाव था। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने आज न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरी सल्तनत को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। जिन दरबारियों ने बीरबल का मजाक उड़ाया था, उनके सिर शर्म से झुक गए। ख्वाजा सरा तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि समस्याओं का समाधान तलवार की धार से नहीं, बल्कि दिमाग की चतुराई से होता है। उस दिन के बाद से बीरबल की बुद्धिमानी का एक और किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गूगल सर्च सजेशंस। Display of search suggestions is required when using grounding with Google search. Learn more. बीरबल और रहस्यमयी चिट्ठी की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी चिट्ठी वाली। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी 5000 शब्द। तेनालीराम का आखिरी सवाल, जिसने सबको चुप करा दिया। विजयनगर का साम्राज्य अपनी समृद्धि, कला और न्यायप्रिय शासक महाराजा कृष्णदेवराय के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। लेकिन विजयनगर की प्रसिद्धि का एक और स्तंभ थे उनके अष्टदिग्गजों में से एक, सलाहकार और विदूषक तेनाली रामकृष्ण, जिन्हें दुनिया तेनालीराम के नाम से जानती थी। उनकी हाजिर जवाबी और किसी भी विकट परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा लेने की क्षमता अद्वितीय थी। जहां एक और महाराज उन पर अटूट विश्वास करते थे और उन्हें दिल से चाहते थे, वहीं दूसरी ओर राजदरबार के कई मंत्री और खासकर राजगुरु तथाचार्य उनसे मन ही मन भीषण ईर्ष्या रखते थे। राजगुरु को लगता था कि तेनालीराम एक विदूषक से बढ़कर कुछ नहीं है और उसे जो सम्मान मिलता है वो उसके हकदार नहीं है। कई वर्षों से राजगुरु तथाचार्य और उनके चापलूस साथी तेनालीराम को नीचा दिखाने और महाराज की नजरों से गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार तेनालीराम अपनी चतुराई से उनके बुने जाल को उन्हीं पर उलट देते थे। हर हार के साथ राजगुरु की घृणा और भी गहरी होती जा रही थी। अंततः उन्होंने एक ऐसी अंतिम और अचूक योजना बनाई जिससे उन्हें पूरा विश्वास था कि तेनालीराम का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। एक सुबह जब दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था, राजगुरु तथाचार्य अपने कुछ सहयोगी मंत्रियों के साथ अत्यंत गंभीर मुद्रा में महाराज कृष्णदेवराय के समक्ष उपस्थित हुए। उनके चेहरों पर बनावटी चिंता और आक्रोश का ऐसा भाव था कि महाराज भी चिंतित हो गए। क्या बात है राजगुरु, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? महाराज ने पूछा। राजगुरु ने नाटकीय ढंग से आह भरते हुए कहा, महाराज, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं जिसे उठाते हुए हमारी जिह्वा कांप रही है। ये साम्राज्य की अस्मिता और आपके सम्मान से जुड़ा प्रश्न है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब कान लगाकर सुनने लगे। राजगुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, आपका ये सेवक तेनालीराम अपनी बुद्धि के घमंड में इतना चूर हो गया है कि वो अब किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करता। उसने कई बार दबी जुबान में और कभी कभी तो खुले आम ये संकेत दिया है कि वो खुद को न केवल इस दरबार के सभी मंत्रियों से बल्कि स्वयं आपसे भी अधिक बुद्धिमान समझता है। एक चापलूस मंत्री ने तुरंत बात पकड़ ली। सत्य कहा राजगुरु, कल ही ये चौपाल पर कह रहा था कि महाराज तो बस राज करते हैं, असली दिमाग तो वही चलाता है। ये सुनकर महाराज कृष्णदेवराय के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें तेनालीराम पर पूरा भरोसा था
लेकिन जब एक साथ इतने वरिष्ठ मंत्री आरोप लगा रहे थे तो वे उसे अनदेखा भी नहीं कर सकते थे। तेनालीराम, जो अब तक शांत खड़े थे, आगे बढ़े और बोले, महाराज, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। राजगुरु और इनके साथी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। राजगुरु तुरंत चिल्लाए, देखा महाराज, देखा, कितना अहंकार है इसमें। ये हम सबको झूठा बता रहा है। अगर ये इतना ही सच्चा और बुद्धिमान है तो आज इसे हमारी एक परीक्षा से गुजरना होगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। महाराज दुविधा में पड़ गए। वे तेनालीराम को सजा नहीं देना चाहते थे, पर राजगुरु के दबाव और दरबार की गरिमा के कारण उन्हें कोई निर्णय तो लेना ही था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे, लेकिन ये परीक्षा निष्पक्ष होगी। राजगुरु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। यही तो वो चाहते थे। उन्होंने अपनी शर्त रखी, महाराज, परीक्षा बहुत सरल होगी। मैं भरी सभा में तेनालीराम से केवल एक प्रश्न पूछूंगा। अगर इसने उसका सही उत्तर दे दिया तो हम सब इससे माफी मांग लेंगे और मान लेंगे कि यही सबसे बुद्धिमान है। लेकिन अगर ये उत्तर नहीं दे पाया या इसने उत्तर देने से मना कर दिया तो इसे सबसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसे अपनी सारी संपत्ति राजकोष में जमा करनी होगी और परिवार सहित हमेशा के लिए विजयनगर छोड़कर जाना होगा। क्या इसे ये शर्त स्वीकार है? ये एक भयंकर जाल था। तेनालीराम समझ गए कि प्रश्न ऐसा होगा जिसका कोई सीधा उत्तर हो ही नहीं सकता। ये एक करो या मरो वाली स्थिति थी। पूरा दरबार सांस रोके तेनालीराम के जवाब का इंतजार कर रहा था। महाराज का चेहरा भी चिंता से पीला पड़ गया था। तेनालीराम ने एक गहरी सांस ली, महाराज की ओर देखा और फिर शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे राजगुरु की ये चुनौती स्वीकार है। राजगुरु और उनके साथियों की आंखों में जीत की चमक दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि आज शिकार खुद ही जाल में आकर फंस गया है। महाराज ने भारी मन से अनुमति दी। राजगुरु अपनी जगह से उठे, अपनी रेशमी शॉल को ठीक किया और पूरे दरबार पर एक विजयी नजर डाली। फिर वो तेनालीराम के सामने आकर खड़े हुए और अपनी आवाज में जितना संभव हो सका उतना अधिकार और दम भरकर बोले, तो सुनो तेनालीराम, मेरा प्रश्न। तुम बहुत ज्ञानी और अंतर्यामी बनते हो ना, तो बस इतना बता दो। उन्होंने एक पल का नाटकीय विराम लिया और फिर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। हे राम, तुम दरबार में बैठे हुए अभी इस क्षण अपने मन में ठीक ठीक क्या सोच रहे हो? प्रश्न सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जो कुछ ही पलों में दबी हुई हंसी और कानाफूसी में बदल गया। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका कोई तोड़ नहीं था। ये एक शैतानी जाल था। अगर तेनालीराम कुछ भी जवाब देते तो राजगुरु तुरंत कह देते, ये झूठ है, तुम ये सब बना कर बोल रहे हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये तुम्हारे सिवा कोई कैसे जान सकता है? तुम्हारे पास अपनी बात को सच साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है। और अगर तेनालीराम चुप रहते या कहते कि मैं नहीं बता सकता, तो वो शर्त के अनुसार वैसे ही हार जाते। राजगुरु के साथी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। महाराज कृष्णदेवराय ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें लगा कि आज उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार को खो दिया है। तेनालीराम बुरी तरह फंस चुके थे। तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक वो शांत खड़े रहे। राजगुरु ने ताना कसा, क्या हुआ? सारी बुद्धिमानी धरी रह गई? स्वीकार कर लो अपनी हार। तभी तेनालीराम ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी और हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे से आगे बढ़े। पहले महाराज कृष्णदेवराय को प्रणाम किया, फिर राजगुरु तथाचार्य की ओर घूमे और अंत में पूरे दरबार पर एक नजर डाली। फिर उन्होंने शांत लेकिन बुलंद आवाज में कहा, महाराज, राजगुरु ने पूछा कि मैं इस क्षण क्या सोच रहा हूं। तो सुनिए, मैं इस क्षण ठीक वही सोच रहा हूं
जो स्वयं आप महाराजा कृष्णदेवराय सोच रहे हैं। मैं ठीक वही सोच रहा हूं जो स्वयं राजगुरु तथाचार्य सोच रहे हैं, और मैं ठीक वही सोच रहा हूं जो यहां दरबार में मौजूद अन्य सभी मंत्री और दरबारी सोच रहे हैं। ये जवाब किसी के पल्ले नहीं पड़ा। ये क्या बात हुई? राजगुरु बौखलाकर बोले, ये कोई जवाब नहीं है, ये बात को गोल गोल घुमाना है। तुम साफ साफ बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, राजगुरु जी, मैंने तो अपना उत्तर दे दिया है। अब ये आप पर है कि आप इसे सही या गलत साबित करें। मेरे उत्तर को गलत साबित करने का केवल एक ही तरीका है। आप सभी को यह बताना होगा कि आप सब इस क्षण क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी सोच मेरी सोच से अलग हुई तो मैं हारा। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। तेनालीराम की चुनौती ने राजगुरु को अवाक कर दिया। अगर राजगुरु को तेनालीराम को गलत साबित करना है तो उन्हें अपनी असली सोच बतानी होगी। और उनकी असली सोच क्या थी? वो सोच रहे थे, काश तेनालीराम आज हार जाए, काश इसे देश निकाला मिल जाए और मैं चैन की सांस लूं। क्या वो ये बात महाराज के सामने स्वीकार कर सकते थे? नहीं। ऐसा करते ही उनकी साजिश और उनकी ईर्ष्या का पर्दाफाश हो जाता। इसलिए राजगुरु चुप हो गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। अब तेनालीराम उस मंत्री की ओर मुड़े जिसने झूठी गवाही दी थी। मंत्री जी, अब आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, ताकि पता चल सके कि मैं सही हूं या गलत। वो मंत्री भी यही सोच रहा था कि तेनालीराम का खेल खत्म हो। वो भी अपनी नीच सोच को सबके सामने कैसे कबूल करता। वो भी सिर झुकाकर चुप खड़ा रहा। एक एक करके तेनालीराम ने सभी षड्यंत्रकारी दरबारियों की ओर देखा। कोई भी अपनी असलियत बताने की हिम्मत नहीं कर सका। वे सब जानते थे कि उनके मन में तेनालीराम के लिए सिर्फ ईर्ष्या, घृणा और उसके पतन की कामना थी। अपनी इस काली सच्चाई को उजागर करने के बजाय उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अंत में तेनालीराम महाराज कृष्णदेवराय की ओर मुड़े और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब केवल आप ही मुझे गलत साबित कर सकते हैं। कृपया आप बताइए कि आप इस क्षण क्या सोच रहे थे। महाराज कृष्णदेवराय, जो अब तक पूरा खेल समझ चुके थे, अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर हंसी और गर्व का मिलाजुला भाव था। वो बोले, तेनालीराम, तुम सही कह रहे हो। मैं भी ठीक वही सोच रहा था जो तुम सोच रहे थे। मैं सोच रहा था कि मेरा विजयनगर साम्राज्य बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास तेनालीराम जैसा बुद्धिमान और वफादार सेवक है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा इसी तरह हर मुश्किल से बाहर निकल आए। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने सिर झुका लिया। फिर महाराज गरजकर राजगुरु और बाकी दरबारियों की ओर मुड़े, और तुम सब भी वही सोच रहे थे जो तेनालीराम सोच रहा था। तुम सब यही सोच रहे थे कि तेनालीराम अपनी बुद्धि से कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा, और इसीलिए तुम्हारा चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया है कि कहीं तुम्हारी साजिश नाकाम न हो जाए। बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा था। तेनालीराम के एक आखिरी सवाल ने, जो असल में एक जवाब था, उन सभी लोगों को चुप करा दिया था जो उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद करना चाहते थे। उनकी अपनी ही सोच ने उन्हें कैदी बना लिया था। महाराज ने तेनालीराम को ढेरों इनाम दिए और राजगुरु तथाचार्य को उनकी साजिश के लिए बुरी तरह फटकारा। उस दिन के बाद से राजगुरु ने फिर कभी तेनालीराम को सीधी चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से कई गहरी सीख मिलती है। ज्ञान का सच्चा अर्थ, सच्चा ज्ञान केवल प्रश्नों के उत्तर देना नहीं है, बल्कि प्रश्न पूछने वाले की मानसिकता और इरादों को समझना भी है। तेनालीराम ने सवाल का नहीं, सवाल पूछने वाले का जवाब दिया। समस्या को उलटना कभी कभी सबसे अच्छी रक्षा ही सबसे अच्छा आक्रमण होती है। तेनालीराम ने अपने ऊपर फेंके गए जाल को चतुराई से पलटकर अपने विरोधियों पर ही डाल दिया।
मनुष्य का सबसे बड़ा डर, इंसान का सबसे बड़ा डर अक्सर उसकी अपनी सच्चाई का सामना करना होता है। षड्यंत्रकारी दरबारी अपनी बुरी सोच को दुनिया के सामने लाने से डर गए और इसी डर ने उन्हें खामोश कर दिया। बुद्धि का शांत प्रयोग। सबसे विकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और तार्किक दिमाग ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। तेनालीराम ने घबराने के बजाय शांति से सोचा और एक असंभव लगने वाली पहेली को हल कर दिया। अब महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने विद्यानंद से वो अनंत पंचांग छीन लिया। तेनालीराम ने उसे हाथ में लेकर सबको दिखाते हुए कहा, महाराज, ये कोई दैवीय पंचांग नहीं है। ये धातु का एक सुंदर टुकड़ा है जिस पर मनगणंत चिन्ह बना दिए गए हैं ताकि लोग प्रभावित हो जाएं। इसका एकमात्र काम है देखने वालों की आंखों में धूल झोंकना। धूर्त विद्यानंद को तुरंत कारागार में डाल दिया गया। राजगुरु तथाचार्य का सिर शर्म से झुक गया था क्योंकि उन्होंने एक ठग का साथ दिया था। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा, तेनालीराम, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा पंचांग इंसान का विवेक और तर्क है। जो आंखें बंद करके चमत्कार पर भरोसा करता है वो हमेशा धोखा खाता है। तुमने राज्य को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। उस दिन के बाद से विजयनगर में बिना तारीख का कैलेंडर एक मुहावरा बन गया जिसका अर्थ होता था एक सुंदर लेकिन खोखला धोखा। कहानी का सार। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो चीजें बहुत ज्यादा चमत्कारी या अविश्वसनीय लगती हैं उनके पीछे अक्सर कोई न कोई धोखा छिपा होता है। सच्ची बुद्धिमत्ता सवाल करने, तर्क करने और किसी भी बात को आंखें बंद करके स्वीकार करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करने में ही है।